केसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में क्रैश कोर्स के अंतर्गत बूस्टर लेकर के आए हैं। बूस्टर ले रहे हैं हम पार्ट ए, जिसमें कि हीट आती है, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी, तो उसका हम बूस्टर ला रहे हैं। पूरे कोर्स का हम रिवीजन करेंगे। क्रैश कोर्स पूरा हो चुका है हमारा, उसमें ये हमारा बूस्टर है हीट का, और आप लोगों का एग्जाम है। तो आइए बूस्टर देखते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर क्रैश कोर्स में बूस्टर पार्ट ए हीट का। तो आइए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले पॉइंट वाइज हमने तैयार किया है थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं रिलेशंस थर्मल एंड मैकेनिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशंस निकालते हैं वो कहलाती है थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड पॉइंट है डाईएथर्मिक बाउंड्री क्या होती है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच अगर हीट का एक्सचेंज संभव होता है तो ऐसी बाउंड्री हमारी डाईएथर्मिक बाउंड्री कहलाती है। नंबर 3 है हमारा एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है। तो एडियाबैटिक बाउंड्री अगर दो सिस्टम के बीच में लगी हुई है तो उसमें केवल हीट का एक्सचेंज होगा, उसके अंदर जो है केवल हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो वो बाउंड्री कौन सी कहलाएगी, एडियाबैटिक। और अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो वो बाउंड्री कहलाएगी डाईएथर्मिक। नेक्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एनर्जी और मैटर दोनों चीजों का अगर एक्सचेंज हो सकता हो तो ऐसा हमारा सिस्टम जो है ओपन सिस्टम कहलाता है। ध्यान रखने की चीज है, इसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मैटर का भी एक्सचेंज होगा, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है हमारा ओपन सिस्टम। और क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, तो ऐसा सिस्टम हमारा क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, तो ऐसा सिस्टम हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य क्या होता है। तो यदि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच टेम्परेचर बराबर है, यानी कि ताप दोनों सिस्टम और सराउंडिंग का बराबर है, तब जो बॉडी है हमारा या सिस्टम है वो क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। दूसरा होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यदि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, फ्रिक्शन है, ये सब अवेलेबल ना हो तब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और तीसरा इक्विलिब्रियम होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यदि सिस्टम में अपना इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करने की टेंडेंसी ना हो तो ऐसा हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कितनी तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, 3 तरह के। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इक्विलिब्रियम कितनी तरह के होते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। और यदि किसी भी सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हों, एक साथ उपस्थित हों, तो वो कहलाता है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिकीय साम्य। अगर कोई भी एक भी इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो जीरोथ लॉ बताता है ताप की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को ये बताता है। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर दो सिस्टम है हमारे पास, ए और बी सिस्टम है, जिनके बीच में हमारी ये एडियाबैटिक बॉल लगी हुई है, और ए और सी और बी और सी के बीच में जो बॉल लगी हुई है वो है हमारी डाईएथर्मिक बॉल। अगर ये लगी हुई है, अब हम देखते हैं सबके टेम्परेचर अलग अलग हैं। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ए और सी में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, बी और सी में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, तो कुछ समय बाद टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी आ जाएगा, यानी ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसी तरीके से बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तब अगर हम यहाँ की
एडियाबैटिक बॉल हटा करके डाइथर्मिक बॉल लगाएं तो ए और बी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये भी ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम बताता है। जीरोथ लॉ क्या बताता है? यदि दो सिस्टम अलग अलग किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर बताता है। इसमें दो चीजें हैं, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है और एक ये सिस्टम के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या बताता है? इसके दो स्टेटमेंट हैं। पहली बात बताता है ये कार्य और ऊष्मा के बीच इक्विवेलेंस व्यक्त करता है कि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी W/Q बराबर J होता है या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या बताता है? ये ऊष्मा और कार्य के बीच में तुल्यता व्यक्त करता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है, ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को व्यक्त करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसे लिखते हैं हम dQ बराबर du प्लस dW से। अब ये फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और तब हम dQ बराबर du प्लस dW से अगर हम देखें तो ये हमारे पास du का मान 0 हो गया, यानी dQ बराबर dW या माइनस dQ बराबर माइनस dW होगा। यानी जो भी ऊष्मा दी जाएगी वो केवल कार्य करने में ही खर्च हो जाएगी, या ऊष्मा ली जाएगी तो कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। आवश्यक शर्त क्या है समतापी प्रक्रम की? कि यदि प्रक्रम को धीरे धीरे किया जाए तो वो प्रक्रम कैसा होता है? समतापी होता है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी Q का मान लगातार कांस्टेंट बना रहता है, और Q का मान कांस्टेंट है तो dQ बराबर 0 होगा। और हमें मालूम है फर्स्ट लॉ क्या कहता है? dQ बराबर du प्लस dW। अगर dQ 0 कर दिया जाए तो du बराबर माइनस dW या माइनस du बराबर dW होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो कार्य किया जाएगा सिस्टम द्वारा, और कमी हो रही है तो कार्य किया जाएगा सिस्टम पर। और आवश्यक शर्त क्या होती है? अचानक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? एडियाबैटिक होते हैं, जैसे बल्ब का फूटना या फिर गुब्बारे का फूटना या साइकिल के पंप में टायर में जो पहिए में हवा डालना, ये सब प्रोसेस कैसे होते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सम आयतनी प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और जब B कांस्टेंट है तो dW बराबर PdV बराबर 0 होगा, यानी dQ बराबर du होता है या माइनस dQ बराबर माइनस du होता है। नेक्स्ट है इसमें समदाबी प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा? प्रेशर हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर पानी का वाष्प में बदलना या हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर पानी का बर्फ में बदलना। तो जब स्टेट चेंज होती है तब प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट बना रहता है। तो ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? हमारे आइसोबारिक प्रोसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो हमें याद रखना है कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है, या इसे हम पॉइंट फंक्शन भी कह सकते हैं, और ये पथ पर निर्भर नहीं करती, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, यानी हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालें तो Q माइनस W यानी अंतिम अवस्था में माइनस प्रारंभिक अवस्था में। अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा और प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा का अंतर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं निकाल सकते कि कौन से पथ के द्वारा इंटरनल एनर्जी में चेंज किया गया है, तो ये पथ पर निर्भर नहीं करती है, जबकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। और ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर निर्भर करती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पूरी एक साइकिल में आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन
0 होता है। तो हमने ये इंटीग्रल इस तरीके से क्लोज्ड इंटीग्रल लगाया है, तो इसकी वैल्यू आती है du बराबर 0, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें है पीवी डायग्राम। पी और बी के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम या सूचक आरेख कहते हैं। और जो पीवी डायग्राम है हमारे पास, इसे अगर हम वॉल्यूम एक्सिस से मिला दें तो इसके बीच में जितना ये क्षेत्रफल आता है वो किए गए कार्य को व्यक्त करता है। पीवी डायग्राम और वॉल्यूम एक्सिस के बीच घेरा गया क्षेत्रफल किए गए कार्य को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है इसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें पथ पर निर्भर करती है। तो किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है, याद रखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य क्या होता है, बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे ये हमारे पास है, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, इस क्लोज्ड कर्व के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये किया गया कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का मान कहां से कहां तक होता है। तो हमें याद रखना है ये स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा का मान 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ये सीपी और सीबी नहीं याद रखेंगे, इसमें 0 से अनंत तक होता है। और हमेशा याद रखेंगे सीपी का मान सीबी से ज्यादा होता है और सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है। ये आइडियल गैसेस के लिए या परफेक्ट गैस के लिए ये रिलेशन सही होता है, Cp माइनस सीबी बराबर आर। इसे हम ये भी लिख सकते हैं Cp माइनस सीबी बराबर आर अपॉन जे। पहला वाला कैलोरी में है, वो जूल में है, और दूसरा वाला कैलोरी में चेंज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडियाबैटिक रिलेशन। तो एडियाबैटिक रिलेशन हम याद रखेंगे, एक तो होता है पीवी की पावर गामा, रुद्धोष्म जो संबंध है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, टी पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट, और पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक रिलेशन भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और हम स्लोप को कैसे लिखते हैं एडियाबैटिक का, डीपी अपॉन डीवी। एडियाबैटिक किसके बराबर होता है, गामा गुना होता है आइसोथर्मल कर्व की तुलना में। तो डीपी अपॉन डीवी एडियाबैटिक इक्वल टू गामा इंटू डीपी अपॉन डीवी आइसोथर्मल। नेक्स्ट देखते हैं समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर P B2 माइनस B1। तो अगर आयतन बढ़ रहा है तो कार्य पॉजिटिव, आयतन घट रहा है कार्य नेगेटिव, और अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है तो किया गया कार्य 0 होता है। नेक्स्ट है समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। तो म्यू ग्राम मोल गैस के लिए हमने कार्य लिखा है ये म्यू आर टी लॉग B2 अपॉन B1, याद रखेंगे फार्मूला। न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा आ जाता है कभी कभी। एडियाबैटिक प्रक्रम में किया गया कार्य होता है W बराबर म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, या हम आर का और गामा का मान जब लगाएंगे, आर की वैल्यू होती है Cp माइनस सीबी और गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन सीबी, तब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी म्यू Cb ब्रैकेट में T1 माइनस T2। फिर आता है हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन क्या करता है कि वर्किंग सबस्टेंस होता है, उसे जब ऊष्मा दी जाती है तो उसे वो कार्य में, आंतरिक कार्य में बदल देता है। तो हीट इंजन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सोर्स होता है जो कि अधिक ताप की वस्तु होती है और हमेशा T1 से इसका टेम्परेचर नोट किया जाता है। दूसरी वस्तु इसमें सिंक होती है और सिंक को हम हमेशा T2 से लिखते हैं और ये कम ताप की वस्तु होती है। और तीसरी चीज हीट इंजन क्या होती है, वर्किंग सबस्टेंस, ऐसा पदार्थ जिसे ऊष्मा देने पर ये कुछ मैकेनिकल वर्क करता है, यांत्रिक कार्य करता है, तो वो कहलाता है वर्किंग सबस्टेंस। और हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये सभी लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, कहाँ यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आने के चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल। T1 और T2 का मान दे दिया, एफिशिएंसी क्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। हम ये देख लेंगे केवल न्यूमेरिकल करते समय कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया है तो उसे हम केल्विन में चेंज करके इसमें वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1 में, तब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल किए हुए हैं। कार्नो इंजन जो है क्या है, एक आइडियल इंजन है। कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन कहलाता है ये,
और आदर्श इंजन है तो इसमें वर्किंग जो सबस्टेंस होती है वो भी एक आइडियल गैस होती है, ये ध्यान रखना। वो दे देते हैं कि नियॉन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या इनर्ट गैसेज है, लेकिन याद रखना परफेक्ट गैस या आइडियल गैस इसमें वर्किंग सबस्टेंस होती है। कार्नो इंजन 4 चक्र में पूरा होता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि कार्नो इंजन कितने चक्र में पूरा होता है, कितनी साइकिल होती हैं। तो 4 प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस के नाम भी याद रखेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। उसके अलावा ईटा बराबर आता है 1 - T2/T1 और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो के पदों में आता है। ये फार्मूला भी कई बार आया है, 1 - 1/ρ पावर गामा -1, ये याद रखेंगे। 1 - 1/ρ पावर गामा -1, जहां रो क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो कहलाता है। अब अगर कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ानी है तब हम क्या करेंगे, तो हमें मालूम है फार्मूला दक्षता का होता है ईटा बराबर 1 - T2/T1। तो ये वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, तो कब इंक्रीज होगी, T2 का मान या तो डिक्रीज कर दें या T1 का मान इंक्रीज कर दें, तब ये ईटा का मान ज्यादा आएगा। तो या तो T2 को हम कम करें या T1 को बढ़ाएं। तो ये विकल्प आते हैं उसमें कि T2 को कम कर दें, T1 को बढ़ा दें, उल्टा भी लिख सकते हैं इसका। तो उसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन जो इफेक्टिव काम है वो ये है कि T2 को घटाना ज्यादा इफेक्टिव होता है। कभी कभी ये कह देते हैं कि T1 को बढ़ाएं ज्यादा इफेक्टिव होगा, T2 को कम करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, या T1 और T2 दोनों को कम करना इफेक्टिव होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करेंगे। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो ठंडी वस्तुएं होती हैं उन्हें और ठंडा करने का काम रेफ्रिजरेटर करता है, यानी ठंडी वस्तु को ठंडा करने का काम। ये शीतल वस्तु से हॉट बॉडी को हीट का ट्रांसफर करता है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये हम K से लिखते हैं या बीटा से लिखते हैं या ओमेगा से भी लिख देते हैं इसे कहीं कहीं। क्या होती है, सिंक से निकाली गई ऊष्मा Q2 अपनो बाहरी मोटर द्वारा किया गया कार्य W, यानी Q2/W। तो Q2/Q1 - Q2, और ये हमें मालूम है कि Q1 बराबर T2/T1, तो इसे हम कंपेयर करेंगे तो K बराबर T2/T1 - T2 भी आएगा। और ईटा में और के में रिलेशन होता है, तो ये याद रखेंगे ईटा = 1/1 + K या K बराबर 1 - ईटा/ईटा। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी क्या होती है, तो ये थर्मोडायनामिक फंक्शन है जो कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो हम क्या करते हैं, हाईली कंप्रेस्ड गैस, जो उच्च दाब तक संकुचित की गई गैस को जब हम पोरस प्लग या सारंध्र डांट से होकर के पास करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहलाता है। और इसमें क्या रहती है, एंथैल्पी हमेशा थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंथैल्पी की वैल्यू याद रखेंगे, ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है, H बराबर U + PV बराबर कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट लॉ, क्या बताता है, ऊष्मा और कार्य के बीच तुल्यता व्यक्त करता है, लेकिन यह बात नहीं बताता कि यह प्रक्रम जिससे कि कार्य और ऊष्मा यानी ऊष्मा को कार्य में बदला जा रहा है वो प्रोसेस संभव है या नहीं, ये बात प्रथम नियम नहीं बताता है। तो इसे कौन बताता है, सेकंड लॉ बताता है इस चीज को। यह बताता है कि ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस संभव है अथवा नहीं। तो इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है प्लांक केल्विन का स्टेटमेंट। क्या होता है, किसी भी वस्तु को उसके चारों ओर की वस्तुओं में सबसे अधिक ठंडा करके उससे लगातार कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये पेपर में लिखा हुआ आ जाता है स्टेटमेंट कि ये किसका कथन है, प्लांक केल्विन का कथन है, क्लॉसियस का कथन है, नस्ट का कथन है या कार्नो का कथन है। तो हमें याद रखना है किसी भी वस्तु को उसके चारों ओर की वस्तुओं में सबसे अधिक ठंडा करके उससे लगातार कार्य प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात कार्य लगातार प्राप्त करने के लिए एक कम ताप की वस्तु यानी सिंक का होना जरूरी है। ये प्लांक केल्विन का कथन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का। और दूसरा कथन क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, यह बताता है कि कोई भी वस्तु स्वतः ही कम ताप से अधिक ताप की ओर कार्य नहीं कर सकती, अर्थात बाहरी मोटर द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक होता है।
अगर बाहरी मोटर द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक है, किसका कथन है? तो क्लॉसियस का कथन है। या कोई भी वस्तु ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकती, किसका कथन है? क्लॉसियस का कथन है। तो याद रखेंगे, दोनों कथन इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट हमारा आता है कार्नो की थ्योरम क्या है। तो कार्नो ये कहता है कि जो आदर्श इंजन या रिवर्सिबल इंजन की दक्षता किसी भी अन्य इंजन की दक्षता से ज्यादा होती है, वास्तविक इंजन की दक्षता से ज्यादा होती है। किसका कथन है ये? कार्नो इंजन की दक्षता या आदर्श इंजन की दक्षता या उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता वास्तविक इंजन की दक्षता से अधिक होती है। ये इस तरीके से लगा दिया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि दो उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं बराबर होती हैं और ये वर्किंग सबस्टेंस पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये हमारा सेकंड है, कार्नो थ्योरम इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये भी हमें याद रखने हैं। दो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी बराबर होती हैं और वर्किंग सबस्टेंस पर निर्भर नहीं करती हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्या बताता है? तो ये वो स्केल है जिस पर नापे गए तापों का अनुपात उन्हीं तापों के बीच कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन द्वारा ग्रहण की गई और परित्याग की गई लिबरेटेड एनर्जी के अनुपात के बराबर होता है। दैट इज Q1/Q2 बराबर θ1/θ2। यहां T1/T2 भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, क्या होती है? dq बराबर TdS। ये मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है सेकंड लॉ की। ये रिलेशन हमें याद रखना है कि क्लोज्ड इंटीग्रल PdV बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल TdS। एंट्रोपी क्या चीज है? एंट्रोपी है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, यानी अक्रमबद्धता की माप। क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। और इसे लिखते हैं, एंट्रोपी चेंज होता है dQ/T जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। और एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ये कंजर्वेशन लॉ का पालन नहीं करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये थर्मल इनर्शिया कहते हैं, तापीय जड़त्व कहते हैं। और एडियाबैटिक कर्व कैसे होते हैं? आइसो एंट्रोपिक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्लॉसियस थ्योरम क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल dQ/T बराबर 0 होता है, यानी किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन 0 होता है। किसका कथन है? क्लॉसियस का कथन है, याद रखेंगे। और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा S बराबर 0। तो ये आ जाता है बना हुआ, ये dQ/T क्लोज्ड इंटीग्रल बराबर 0। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी सदैव क्या होती है? बढ़ती है। एंट्रोपी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब जनरली हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास सही संबंध है कि डेल्टा S या तो बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट चीज आती है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होता है, अर्थात इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। कौन कौन सी चीज आ गई? एंट्रोपी कैसा है? पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट। दूसरा इंटरनल एनर्जी, कैसी क्वांटिटी है? पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन वर्क कैसी क्वांटिटी है? पाथ डिपेंडेंट है, ये पथ पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन यहां से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, टीएस डायग्राम का क्षेत्रफल किए गए कार्य को व्यक्त करता है। टीएस डायग्राम क्या होता है? इस तरीके से एक एक्सिस टी ले ली और ये हमने एक्सिस एस ले ली। तो यहां पर अगर हमने किया तो ये यहां से अगर हमने मिला दिया तो ये डायग्राम क्या कहलाता है? टीएस डायग्राम कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल यानी टीएस डायग्राम और एंट्रोपी एक्सिस के बीच घेरा गया क्षेत्रफल क्या बताता है? किए गए कार्य को व्यक्त करता है। ये लिखा हुआ है, क्षेत्रफल किए गए कार्य को शो करता है। उसके अलावा टीएस डायग्राम पर आइसो कर्व का स्लोप आइसोबारिक कर्व के स्लोप से अधिक होता है, यानी dt/ds आइसोकोरिक ग्रेटर देन dt/ds आइसोबारिक। या हम कह सकते हैं dt/ds आइसोकोरिक बराबर गामा dt/ds आइसोबारिक। और बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने में एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होता है? ds बराबर dQ/T यानी ml/T। जब भी अवस्था परिवर्तन की बात आए ml/T, L क्या है? यहां पर गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ की हो सकती है या भाप की हो सकती है।
और द्रव का ताप अगर T1 से T2 बढ़ाएं तब एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, dQ/T, यानी T1 से T2 तक, और dQ की वैल्यू आती है टेम्परेचर चेंज करने में mc/dt, तो ये आ जाएगा mc log T2/T1। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम किसी भी प्रोसेस द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब निश्चित प्रक्रमों के द्वारा हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक प्राप्त नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जैसे T 0 की ओर जाएगा उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये नष्ट का नियम भी कहलाता है, नष्ट थ्योरम भी कहलाती है। और इसे हम लिख सकते हैं लिमिट T टेंस टू 0 डेल्टा S टेंस टू 0। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। थर्मोडायनामिक फंक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। और थर्मोडायनामिक वेरिएबल भी 4 होते हैं, PV TS। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का मान दिया जाता है F बराबर U माइनस TS से, एंथैल्पी दी जाती है H बराबर U प्लस PV से। इसे टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं। और फिर है गिब्स फंक्शन या गिब्स पोटेंशियल एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये मान होता है G बराबर H माइनस TS बराबर F प्लस PV। तो ये हमें ये वाला पोर्शन रट के जाना है, क्योंकि ये और ये यहां से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आता है। मैक्सवेल रिलेशन याद करने की कोशिश करना, अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना तो कोई बात है ही नहीं। फिर उसके बाद में एक रिलेशन आता है ES/ET बराबर CP/CV बराबर गामा। याद रखेंगे इसे भी। गामा क्या कहलाती है, यहां पर एटॉमिसिटी कहलाती है, परमाणुकता, एटॉमिसिटी। Cp माइनस CV का मान R होता है आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए। इसे हम Cp माइनस CV बराबर R/J भी लिख सकते हैं। और वास्तविक गैसों के लिए Cp माइनस CV बराबर R1 + 2A/RT भी होता है। Cp माइनस CV का मान TE⁴ भी होता है, जहां अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। TdS रिलेशन दोनों देख लेंगे। TdS बराबर होता है CBDT प्लस T del P/del dV, फर्स्ट TdS रिलेशन है। और TdS बराबर CPDT माइनस T del V/del T, सेकेंड थर्मोडायनामिक, सेकेंड TdS रिलेशन है। del T/del PS ये थर्ड रिलेशन में आता है TV⁴/CP। अल्फा S/αP का मान 1/1 माइनस गामा, और बीटा S/बीटा वैल्यू होती है गामा गामा माइनस 1। क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण काहे में उपयोगी होती है, तो ये लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी में बहुत उपयोगी होती है। और इसका मान होता है dP/dt बराबर L/T B2 माइनस B1। ये आने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। dP/dt बराबर L/T B2 माइनस B1 याद रखेंगे। और इसके एप्लीकेशन है नेक्स्ट स्लाइड में। ये है हमारे पास नंबर 1 है, जब बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव को वाष्प में बदलते हैं। यहां याद रखना है, जिन चीजों का वॉल्यूम बढ़ता है उनके लिए क्या होता है, दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और दाब घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो जैसे पानी को हम वाष्प में बदलें तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जबकि बर्फ है, एंटीमनी और बिस्मिथ है, तो ये कैसे हैं, इन्हें मेल्ट करने पर वॉल्यूम घट जाता है, इसलिए दाब बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट इनका घटेगा। जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है, इसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। उच्च दाब तक संकुचित की गई गैस को जब एक्सपेंशन करते हैं, पोरस प्लग से करते हैं, तो गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इस एक्सपेंशन को जूल थॉमसन एक्सपेंशन कहते हैं। और इस दौरान एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट। याद रखेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन में क्या चीज कांस्टेंट बनी रहती है, तो याद रखेंगे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। और एंथैल्पी को क्या कहते हैं, टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं। जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू बराबर del T/del PH होती है। ये वाला फार्मूला कभी भी पूछा जा सकता है। म्यू बराबर del T/del PH होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1/CP T del V/del T माइनस B। और यहां कभी कभी J भी लगा सकते हैं, क्योंकि केवल यूनिट चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा।
और आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट कितना होता है 0। इसका मतलब है पोरस प्लग से होकर पास करने पर गैस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कह दें कि एक आदर्श गैस है और उसका हम जूल थॉम्सन एक्सपेंशन करा रहे हैं तो गैस के ताप में क्या परिवर्तन आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वास्तविक गैस को जब हम पास करते हैं तो ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू याद रखेंगे, TI बराबर होता है 2A/RB। और इसी तरीके से बॉयल टेम्परेचर भी याद रखेंगे जिसकी वैल्यू होती है A/RB। और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी याद रखेंगे 8A/27RB। ये याद रखेंगे तीनों टेम्परेचर। ये मैंने क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां कराए हैं वहां इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। और ये याद रखेंगे जब गैस का ताप इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो गैस गर्म हो जाएगी, जब गैस का ताप इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होता है तो ठंडी हो जाएगी, और जब दोनों टेम्परेचर गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप के बराबर होता है तो गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जूल थॉम्सन एक्सपेंशन का ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा। और हीलियम और हाइड्रोजन गैसें का जब एक्सपेंशन कराते हैं तो ये गैसें हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं जबकि अन्य नहीं करती हैं। क्यों, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था। तो ये ध्यान रखना कि जब हीलियम का टेम्परेचर -240 से कर दें नीचे और हाइड्रोजन गैस का -80 से नीचे कर दें तो ये भी ठंडी हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, प्रेशर ऑफ गैस किससे दी जाती है, P बराबर 1/3 mn/b v², या 1/3 ρ v², इससे दिया जाता है। प्रेशर का फार्मूला याद रखो, यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। अब जो बचा है ये बहुत थोड़ा सा बचा है और काफी क्वेश्चन यहां से भी मिलेंगे। और P बराबर 2/3 E, ये भी ध्यान रखेंगे, जहां E बराबर होता है 1/2 ρ v²। बॉयल का नियम PV बराबर कांस्टेंट, चार्ल्स का नियम B समानुपाती T और B समानुपाती T। एक चीज ये भी बीच में आती है, इसमें यही आती है काइनेटिक थ्योरी में दो अणुओं के क्रमिक टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। आवोगाद्रो संख्या क्या कहती है, समान ताप व दाब पर सभी गैस के समान आयतन में मॉलिक्यूल की संख्या समान होती है। कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। सभी को याद होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर पर है जिस पर गैस के सभी अणुओं का स्थानांतरण वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन स्पष्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की संख्या को सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। याद रखेंगे मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डाई एटॉमिक की 5 होती है और पॉली एटॉमिक की 6 होती है। और डाई मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। ये सब कैसी हैं, मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक कौन सी होती हैं, O2 है, N2 है, H2 है। ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है, जिनमें 2 एटम हो। किसी भी गैस में अगर 2 एटम से मिलकर के बनी है तो वो डाई एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक जैसे CO2, 2 से ज्यादा एटम अगर मिले हुए हैं, CO2 है, या फिर तुम्हारे पास CH3 गैस है, तो ये सब क्या है, हमारी पॉली एटॉमिक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखेंगे। ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। थर्मल इक्विलिब्रियम में एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ संबद्ध औसत गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, 1/2 F kT हो जाएगी। तो जैसा हो, अब जैसे वो पूछ ले कि डाई एटॉमिक गैस के ऊर्जा कितनी होगी, तो डाई एटॉमिक में F का मान कितना है, 5, तो F की जगह 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगी 5/2 kT। अगर वो क्या मोनो एटॉमिक की कितनी होती है तो 3/2 kT, और वो क्या पॉली एटॉमिक की कितनी होती है तो 6/2 kT। तो ये याद रखेंगे, इस डिफरेंस को समझेंगे। 1/2 F kT होती है, F होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड एनर्जी का मान 1/2 kT होता है। फिर आता है एटॉमिसिटी। यहां से ये निश्चित आएगा क्वेश्चन। एटॉमिसिटी का मान होता है 1 + 2/F, यानी गामा बराबर F की जगह हम N भी लिख सकते हैं। F या N क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। और गामा एटॉमिसिटी कहलाती है परमाणुकता, जिसका मान होता है Cp/Cv। और ये वैल्यूज भी याद रखेंगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसका मान होता है 1.66, 1.67 भी कह देते हैं कहीं कहीं।
डाई एटॉमिक का 1.40 और पॉली एटॉमिक का 1.33। तो याद रखेंगे जितने कम एटम होंगे गामा का मान ज्यादा, और ज्यादा एटम होंगे तो गामा का मान कम। तो इसलिए हम देख करके इसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आरएमएस स्पीड क्या होती है? बी आरएमएस होती है ये बी आरएमएस √3p अपॉन रो, √3RT अपॉन m, √3KT अपॉन m। के क्या चीज है हमारे पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि बी आरएमएस समानुपाती काय के होगी, तो यहां से देखते हैं √T। बी आरएमएस समानुपाती काय के होगी? √1 अपॉन √m मॉलिक्यूलर वेट। चलो नेक्स्ट है गैसों में ध्वनि की चाल Bs और बीआरएमएस में रिलेशन क्या होता है? तो Bs होता है, हमने रुद्धोष लाप्लास के संशोधन में ये पढ़ा है पीछे, तो Bs बराबर √γ/p बटे रो, और बीआरएमएस होता है √3p अपॉन रो। इन दोनों में रिलेशन निकालें तो Bs बराबर √γ/3 बीआरएमएस। और अगर हम स्पीड की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2KT अपॉन m, एवरेज स्पीड होती है √8KT बटे पाई m, और बीआरएमएस स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है √3KT अपॉन m। तो सबसे ज्यादा होती है बीआरएमएस और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू। ये क्रम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा रेडिएशन आता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो विकिरण के द्वारा आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 मेथड होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो उनमें रेडिएशन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे जो गुण प्रकाश में होते हैं वो सारे के सारे गुण रेडिएशन में पाए जाते हैं। व्यतिकरण करती हैं, ध्रुवण करती हैं, यानी पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, सब कुछ होता है रेडिएशन का। किरचॉफ का नियम क्या होता है? किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, और वो उसी टेम्परेचर की आइडियल या परफेक्ट ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। और एक ये इसका आता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये भी किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन है। स्टीफन का नियम होता है E बराबर सिग्मा T की पावर 4, और इसमें संशोधन किया है बोल्ट्जमैन ने मिलकर के, तो ये हो जाता है E बराबर सिग्मा T की घात 4 माइनस T0 की पावर 4। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है E समानुपाती T, यानी किसी वस्तु के शीतलन की दर क्या होती है? तापांतर के समानुपाती होती है। जितना ताप का अंतर होगा उतना ही जल्दी वो चीज ठंडी होगी। तो शीतलन की दर E समानुपाती T या E समानुपाती T माइनस T0 होता है। ठीक है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ही एक स्पेशल फॉर्म होती है। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? लैम्डा m इंटू टी बराबर कांस्टेंट होती है। ये हमेशा याद रखेंगे, आने वाला क्वेश्चन होता है यहां से। लैम्डा m इंटू टी बराबर कांस्टेंट होता है। बीन्स लॉ क्या होता है? ये u लैम्डा डी लैम्डा बराबर a अपॉन लैम्डा पावर 5 e की पावर माइनस b अपॉन लैम्डा t इंटू डी लैम्डा। और ये ध्यान रखेंगे, ये कम वेवलेंथ और अधिक ताप पर अप्लाई होता है, और अधिक वेवलेंथ पर ये डेविएट कर जाता है। रेले जीन्स का नाम नियम, तो ये भी हमें फार्मूला याद रखना है। यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई KT अपॉन लैम्डा पावर 4। तो ये किस तरीके से पूछते हैं कि जो यहां पर ये विकिरण ऊर्जा जो समानुपाती होती है यू लैम्डा, ये समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा पावर 5। किसका नियम है? तो बीन का नियम। 1 अपॉन लैम्डा 4 है, काय का नियम है? रेले जीन्स का नियम। और यू लैम्डा डी लैम्डा ये आता है प्लांक का नियम। ये सभी टेम्परेचर पर सभी वेवलेंथ पर अप्लाई होता है। तो ये नियम हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांक ऑसिलेटर। प्लांक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है? E बराबर Nhν, यानी ये विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। सारी ऊर्जा यहां पर उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि n का मान 0 1 2 3। तो इस तरीके से ये डिस्क्रीट एनर्जी यहां उत्पन्न होती है। इसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। एवरेज एनर्जी कितनी होती है प्लांक ऑसिलेटर की? hν अपॉन e पावर hν अपॉन KT माइनस 1। प्लांक फार्मूला ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में याद रखना है, u न्यू डी न्यू। तो u न्यू समानुपाती काय के आता है? न्यू क्यू, ये ध्यान रखेंगे। और ये u लैम्डा के पदों में आता है। स्टीफन का नियम हम पढ़ चुके हैं, E बराबर सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा की वैल्यू याद रखेंगे 2/15 पाई के HCU 5 4 3 2, इस तरीके से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा की वैल्यू। प्रेशर ऑफ नॉर्मल रेडिएशन यानी कितना होता है? U। प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन U/3। और एडियाबैटिक रिलेशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन T
टीवी पावर 1/3 बराबर कांस्टेंट और यू लैम्डा लैम्डा पावर 5 बराबर कांस्टेंट। तो इस तरीके से मैंने जो है आप लोगों के लिए हीट का पूरा एक बूस्टर पूरा सिलेबस का ओवरव्यू करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो हैं इसमें 50 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन इसी मैटर में से आ जाएंगे। 90% हीट का पोर्शन यहां से मिल जाएगा। थोड़े से न्यूमेरिकल पे और फोकस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत की है। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनका भी भला हो जाए। और अगर कोई चैनल पर नया आ गया है, अगले सेमेस्टर की तैयारी करेगा वो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो जो उसे मिलती रहें। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छा एग्जाम करके आए, 3rd सेमेस्टर में मिले हमसे। और अगर मौका लगा तो मैं कल तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक बूस्टर डाल सकता हूं। वैसे आप लोग तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।